हेलो दोस्तों। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो हमारा जो 50 तक क्वेश्चन हो गए थे हमारे टेस्ट पेपर जो 28 था। ठीक है, तो ये उसी का सेकंड पार्ट है। इसमें हम बचे हुए 50 क्वेश्चन कर लेंगे। तो लास्ट वीडियो में जो है मैंने अपलोड किया था, उसमें यार किसी ने आंसर नहीं दिया। तो कुछ तो 50 में से कुछ तो आपने जितने भी सही किए हों, गलत किए हों, कुछ तो आप जो है आंसर में बता सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है नेक्स्ट वीडियो के लिए, अगर जैसे कि अगर परसों मैंने डाला था वीडियो, अगर परसों के दिन कुछ बच्चों के आ जाते कमेंट, तो मैं परसों में इसका बचा हुआ पार्ट भी जो है अपलोड कर देता। ठीक है, पर उसके बाद ये होता कि मुझे लगा जैसे किसी को इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने उसकी वजह से फिर नेक्स्ट पार्ट जो है इसका अपलोड नहीं किया। ठीक है, उसके अलावा जो है आज का भी आ चुका है 9 अगस्त का जो वो है करंट अफेयर आ चुका है। ठीक है, इसके बाद वो अपलोड कर दूंगा मैं साथ में ही, आज या कल सुबह। ठीक है, तो ठीक है फिर स्टार्ट करते क्वेश्चन हमारे जो बचे हुए 50 है। उसके बाद 29 और 30 ये दोनों भी करेंगे साथ में। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 51 जो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कौन सी है। तो यह जो है भारतीय चिकित्सा पद्धति के पारंपरिक ज्ञान का भंडार है। हो सकता है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, तो हो सकता है पहले वाला। दूसरा, यह भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर आधारित पेटेंट प्रदान करने को रोकने का प्रयास करता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद देखिए थर्ड क्या है, भारतीय जीवन शैली को प्रोत्साहित करने हेतु संपूर्ण जो डेटाबेस दुनिया भर में स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा उत्तर इसमें सही है? तो 1 2 2 3 1 3 1 2 3। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, मतलब पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, तीसरा गलत है। तो इसको देख लेते हैं क्यों गलत है ये यहाँ पे। तो पहला और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे ठीक था। तीसरे स्टेटमेंट में क्या है कि जिनको भी पेटेंट जो परीक्षक होते हैं करार के माध्यम से जो केवल पेटेंट परीक्षक होते हैं उनको उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, दुनिया भर को उपलब्ध नहीं कराया जाता इसका डाटाबेस, सिर्फ जिनको पेटेंट परीक्षक के लिए उपलब्ध जो होंगे उन्हीं को कराया जाता है। ठीक है, इसकी वजह से थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 52, भारत द्वारा आरंभ किए गए जो डीप ओशन मिशन, ठीक है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, आपने सुना होगा डीप ओशन मिशन। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, अंतर जलीय जो दुनिया है उसके खनिजों, ऊर्जा और समुद्री विविधता उसकी खोज करना। ठीक है, हो सकता है मानव चालित अंतर्जल वाहनों का विकास करना, जो मतलब पानी के अंदर चलते हैं, तथा इस मिशन के प्रमुख घटकों में से ये एक है। ठीक है, हो सकता है इस मिशन के जो अंतर्गत ज्वारीय ऊर्जा होती है जो उस पर कार्य करने वाला जो अपतटीय विलवणीकरण संयंत्र है उसको विकसित किया जाएगा, ये भी हो सकता है। तो कौन सा उत्तर सही है, 1 2 1 3 2 3 1 2 3। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या है, तीनों स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाती है। ठीक है, तो उसके अलावा देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है। तो 53 क्वेश्चन क्या है, जो केंद्रीय बजट था 2021 से 22 उसमें अनावरण जो की गई जो एनएमपी थी, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, इसके संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है, एनएमपी के अंतर्गत संभावित जो ब्राउन फील्ड अवसंरचना अस्थियाँ हैं उनको मुद्रीकृत किया जाएगा। हो सकता है एनएमपी के अंतर्गत घरेलू और विदेशी जो निवेशक हैं दोनों निवेश करने के पात्र होंगे, ये भी हो सकता है। उसके अलावा एनएमपी के अंतर्गत समर्पित जो भाड़ा कॉरिडोर होता है, ठीक है, ऐसी मुख्य जो अवसंरचना अस्थियाँ हैं वो शामिल नहीं हैं, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सेकंड स्टेटमेंट, यहाँ पे हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट और जो सेकंड था हमारा, ये दोनों करेक्ट है, थर्ड हमारे यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो गलत क्यों है वो भी देख लेते हैं एक बार। क्योंकि ऑप्शन में क्या था कि कोई भी जो हमारी जो ये भाड़ा सर्विसेज हैं वो शामिल नहीं है। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखिए एनएमपी के तहत मुद्रित की जाने वाली कुछ प्रमुख अवसंरचना अस्थियों में शामिल है, जैसे कि रेलवे की समर्पित भाड़ा कॉरिडोर अस्थियाँ, विमान पतन, नहाई प्रचलनात्मक टोल रोड हो गया, गेल की तेल व गैस पाइपलाइन, ये सब क्या है शामिल है। ठीक है, इसकी वजह से हमारा थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाता था, गलत हो जाता है। ठीक है, अब 54 देखते हैं। भारत अस्थिरता जो सूचकांक है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 59 इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह सूचकांक भारतीय प्रतिभूति जो सेबी है उसके द्वारा परिचालित किया गया है, ये भी हो सकता है। यह आगामी 30 दिनों के दौरान जो निफ्टी 50 है, ठीक है, निफ्टी 50 में अपेक्षित उतार चढ़ाव की मात्रा की गणना करता है। ठीक है,
तो वीडियो पॉज करके जो है इसका सही आंसर दीजिए। 1 2 दोनों, या ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या है इसका? सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पर ये सूचकांक किसके द्वारा परिसंचालित किया जाता है? तो NSE द्वारा। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा इसे जो है परिसंचालित किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए 55 क्वेश्चन क्या है। तो जो ABRY आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है? इस योजना के अंतर्गत जिन रोजगार प्रदाता संगठनों में 1000 कर्मचारी है, वहाँ सरकार कर्मचारी और जो नियोक्ता है उस योगदान दोनों का जो कर्मचारी भविष्य निधि है EPF है उसमें योगदान करेगी। ठीक है, उसके अलावा यह योजना केवल उन विद्यमान जो कर्मचारी है उनके लिए मान्य है जिनका मासिक वेतन कितना है? 15,000 रुपये से कम है। हो सकता है ये भी। उसके बाद थर्ड क्या है? इस योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी के पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। उसके अलावा देखिए इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं, तो कौन सा सही है? 1 1 2 दोनों, 2 3 1 2 3। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही है। उसके अलावा 2 स्टेटमेंट गलत हैं। तो आइए देखते हैं इसको क्यों गलत है ये दोनों स्टेटमेंट। तो जो ये योजना है इसका उद्देश्य क्या था? नए कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करना और निम्न मजदूरी वर्ग जो 15,000 रुपये से कम है उसके लोगों को पुनर्नियुक्ति प्रदान करना। ठीक है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी क्या की थी? गंवा दी थी। ठीक है, यह योजना किसी रोजगार प्रदाता के लिए विद्यमान कर्मचारियों के लिए मान्य नहीं है। मतलब जो अभी विद्यमान जो लगा हुआ था कंपनी में उनके लिए ये मान्य नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से हमारा कथन तो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। उसके अलावा देखिए भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2020 को या उसके बाद जो 30 जून 2021 है उन सभी जो शामिल सभी नए कर्मचारियों को 2 वर्ष की अवधि के लिए सब्सिडी प्रदान करी थी। ठीक है, उसके अलावा देखिए थर्ड जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा सही है। अब थर्ड है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कोई कर्मचारी जिसका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है वह किसी ऐसे संस्थान में काम नहीं कर रहा था जो 1 अक्टूबर 2020 से पहले जो EPFO है उससे पंजीकृत था। ठीक है, और उसके पास इस अवधि से पहले जो UAF है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या फिर EPF सदस्य खाता नंबर नहीं था, वह इस योजना के लिए पात्र होगा। ठीक है, इसी वजह से हमारा थर्ड जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है? यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत क्यों था? विद्यमान कर्मचारी की वजह से। ठीक है, और ये जो है उनके पास UN नंबर नहीं था, इसकी वजह से ये गलत हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए भारत में अनुसंधान और नवाचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, तो अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय में निजी क्षेत्र सबसे बड़ा योगदान करता है। ठीक है, हो सकता है। अनिवासी जो पेटेंट आवेदन होते हैं उनकी संख्या निवासी पेटेंट आवेदक से अधिक है। ठीक है, ये भी हो सकता है। कौन सा सही है? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। हमारे अनिवासी पेटेंट जो आवेदक हैं उनकी संख्या, मतलब जो बाहर से रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या यहाँ पे जो पेटेंट करवाने की संख्या है वो हमारे निवासी पेटेंट आवेदकों से क्या है? अधिक है। ठीक है, पर हमारा फर्स्ट जो है गलत हो जाता है। उसको देख लेते हैं क्यों गलत है। देखिए जो सरकार है इंडिया की वो रिसर्च और डेवलपमेंट पर सकल व्यय का 56% योगदान करके रिसर्च और डेवलपमेंट पर भारी भरकम राशि व्यय करती है। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन में क्या था? निजी क्षेत्र, जो कि गलत था। जो शीर्ष जो हमारे 10 अर्थव्यवस्था, हमारी नहीं मतलब पूरे वर्ल्ड की 10 अर्थव्यवस्था है, उसमें सरकार द्वारा किए गए जो औसत योगदान है उसका 3 टाइम्स है। ठीक है, फिर भी जो भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कुल व्यय है वो सकल घरेलू उत्पाद जो GDP है उसका 0.65% है सिर्फ। ठीक है, जो शीर्ष अगर 10 अर्थव्यवस्थाओं की बात करें उसके GDP की तुलना में अत्यधिक कम है। ठीक है, इसका मुख्य कारण जो है व्यवसाय क्षेत्र द्वारा अत्यधिक कम योगदान करना, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर उनका कम योगदान करना, इसका मेन रीज़न जो है। ठीक है, उसके अलावा अगला देखते हैं 57। तो 2018 से 19 का जो केंद्रीय बजट था उसमें घोषणा की गई कि जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसका उत्पादन लागत के 1.5 गुना स्तर पर रखा जाएगा। ठीक है, फसल की उत्पादन लागत की गणना करते समय निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार किया जाता है? तो देखते हैं। सबसे पहले कार्यशील पूंजी पर ब्याज जो है, मतलब जो पूंजी उस पर जो ब्याज लग रहा है, पंप सेटों के परिचालन के लिए जो डीजल या बिजली है, उसके अलावा बीज, उर्वरक और खाद्य जैसे भौतिक आदानों के लिए उपयोग पर किया गया जो व्यय है। ठीक है, पट्टे पर लिए गए खेत के किरायों का भुगतान। ठीक है, तो इन सबको अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो हमने पहले भी जो है पढ़ा था एक बार।
तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए 1 3 1 3 4 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारी चारों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके अलावा देखिए 58 क्या है, तो जो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्थान है, ठीक है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यह जो है भारतीय जो आरबीआई है उसके अंतर्गत पंजीकृत एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो वो है कंपनी है, ठीक है। यह ऊर्जा दक्षता पर केंद्रित परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हो सकता है कौन सा इसमें से सही है, ठीक है। तो 1 2 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, हमारे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए 59 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट भारत 1991 के सुधारों के बाद से कृषि उत्पादों का शुद्ध निर्यातक बना हुआ है। हो सकता है कुल कृषि निर्यात मूल्य में बासमती चावल की हिस्सेदारी पिछले 6 वर्षों के दौरान सर्वाधिक रही है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो इसमें से कौन सा सही है, 1 2 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा बिल्कुल ठीक है, पर यहाँ पे दूसरा गलत है। उसको देख लेते हैं पीछे कि क्यों गलत है। तो इस अवधि में जो है जो समुद्री उत्पाद हैं उनका हिस्सा क्या रहा है, सबसे ज़्यादा रहा है। कुल कृषि निर्यात मूल्य में इसकी हिस्सेदारी 2015 से 16 के 14.5 से बढ़कर 2019 से 20 में कितनी होगी, 19% होगी, ठीक है। इसकी वजह से हमारे जो कथन 2 है वो गलत है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 60। तो 60 क्वेश्चन क्या है, इन कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से वर्तमान में 60 गीगावाट से अधिक जो सौर ऊर्जा क्षमता है वो स्थापना अधीन चरण में है। हो सकता है विद्युत मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा कार्य निष्पादन उपलब्धि और व्यापार योजना के अंतर्गत ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। हो सकता है वर्तमान में भारत के पास विश्व की चौथी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा क्षमता विद्यमान है, ठीक है। इस टाइप के 1 लाइन स्टेटमेंट भी देख लीजिएगा, कई बार आ जाते हैं इस टाइप से। तो चौथी हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी पवन ऊर्जा क्षमता जो है विद्यमान है वर्ल्ड में। तो इसका जो है कौन सा इसमें से सही है, 2 1 3 2 3 1 2 3, ठीक है। तो इसमें से आपको थर्ड स्टेटमेंट मैंने बताई थी कि सही है। तो इसमें से देख लीजिए, जैसे अगर थर्ड स्टेटमेंट ठीक है तो हमारे यहाँ पे एक तो एलिमिनेट एटलीस्ट हो ही जाता है। इस टाइप से मतलब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा एलिमिनेशन टेक्निक लगा के भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट गलत है, उसको देख लेते हैं क्यों गलत है। तो पहली स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि जो एनएसएम है उसके तहत 2014 से 15 में आगामी 7 साल के लिए जो है 100 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, ठीक है। इसके तहत नवंबर 2020 में 36.9 गीगावाट की संचयी जो क्षमता थी उसको स्थापित किया गया था। साथ ही लगभग 36 गीगावाट सौर ऊर्जा जो है क्षमता स्थापनाधीन चरण में है, ठीक है। 36 गीगावाट, वहाँ पे कितना दिया था, 60, ठीक है। और अतिरिक्त 19 जो है वो सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना प्रस्तावित की गई है, ठीक है। इसलिए हमारा फर्स्ट क्या है, गलत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा 61 क्वेश्चन क्या है, कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ये प्रक्रिया दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। हो सकता है इसको प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम बकाया राशि 10 लाख रुपए होनी चाहिए, ये भी हो सकता है। किसी भी विस्तार अवधि सहित CIRP को अनिवार्य रूप से पूरा करने की अधिकतम समय सीमा कितनी होती है, 2 साल, ये भी हो सकता है। तो कौन सा सही है, 1 2 3 1 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके जो है इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरी और तीसरी में गलती है, वो देख लेते हैं क्या गलती है। तो सेकंड स्टेटमेंट में जो है इस न्यूनतम राशि की सीमा को बढ़ाकर अब जो है 1 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है 2020 में, ठीक है। इसकी वजह से हमारी सेकंड स्टेटमेंट गलत है। उसके अलावा देखिए जो थर्ड स्टेटमेंट थी वो 2 साल था, पर 2 साल नहीं, यहाँ पे 330 दिन की जो है अधिकतम अवधि दी गई है, ठीक है। उसके अलावा 62 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चालू और बचत खाता अनुपात जितना बेहतर होगा बैंक की वित्तीय स्थिति उतना ही बेहतर होगी। हो सकता है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस टाइप से जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर आ जाते हैं स्टेटमेंट, अगर हमने इतना भी पढ़ रखा हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है प्रीलिम्स में, ठीक है। उसके अलावा भारत में RBI द्वारा अनुसूचित बैंकों को पूंजी व जोखिम भारी जो परिसंपत्तियाँ होती है उसके मध्य न्यूनतम अनुपात को
15% बनाए रखने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है। हो सकता है पूंजी व जोखिम भारित जो परिसंपत्तियाँ होती हैं उनके मध्य उच्च अनुपात वाले बैंक निम्न लागत पर धन जुटाते हैं। हो सकता है कौन सा इनमें सही है? 2 3 1 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा पहला, और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दूसरा गलत है। अब क्यों गलत है वो देख लेते हैं। तो आरबीआई द्वारा बैंकों को पूंजी और जोखिम भारित जो परिसंपत्ति होते हैं, रिस्क वेटेड एसेट जो होते हैं, उसके मध्य न्यूनतम अनुपात 9% जो है बनाए रखने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है, इसकी वजह से जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या गलत है। यहाँ पे कितना था? 15%, जो कि कितना है? 9% है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए 63। तो शनि ग्रह के अन्वेषण के लिए उसके निम्नलिखित मिशनों में से कौन सा आरंभ किया गया है? ठीक है, पायनियर 11, कैसिनी प्रोब, परसिवरेंस रोवर। ठीक है, इनके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, ये परसिनिस और जो पायनियर है इनके बारे में। कौन सा सही है? 1 2 2 1 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? पहला और तीसरा। ठीक है, कैसिनी प्रोब जो है इसका गलत आंसर है। देख लेते हैं क्यों गलत है। जो कैसिनी प्रोब है उसको शनि के वायुमंडल, छल्लों, चुंबक मंडल और उपग्रहों के अन्वेषण के लिए जो है प्रेक्षित किया गया था। इस मिशन में शनि के उपग्रह एनसेलॉडस पर गीजर जो है वो मिले थे। यह इस बात के साक्ष्य है कि शनि का उपग्रह टाइटन पृथ्वी समतुल्य है और शनि के छल्ले सक्रिय और गतिशील है। ठीक है, बाकी हमारे दोनों ये हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा पॉज करके जो है पढ़ सकते हैं। ये देखिए, अगर प्रथम उसकी बात करें 1995 में पायनियर 11 इसको भेजा गया था शनि की निकटता से अध्ययन करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा देखिए ये जो है कैसिनी प्रोब जो है ये उसके वायुमंडल जो मतलब उसके आसपास के उपग्रह वगैरह उनका अन्वेषण करेगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट शनि के वो नहीं करेगा। उसके अलावा परसिवियरेंस कार के आकार का मार्स रोवर है, यह नासा के मार्स 2020 अभियान के हिस्से के रूप में मंगल के क्रेटर जेजरो का अन्वेषण जो है करेगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है। एक बार मैं जो है इसे गूगल सर्च करके बाद में आपको जो मतलब 9 तारीख का जो करंट अफेयर बताऊंगा ना उसमें इस क्वेश्चन को अच्छे से तीनों के बारे में बता दूंगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए 64 क्वेश्चन क्या है। भारत में जो बीमा क्षेत्रक है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हालिया बजट में जो बीमा क्षेत्रक है उसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी सीमा बढ़ाकर 74% कर दी गई है। हो सकता है कृषि बीमा जो कंपनियां उसमें विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, ये भी हो सकता है। कौन सा सही है? 1 2 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, पर दूसरे स्टेटमेंट में क्या है? यहाँ पे कृषि बीमा कंपनियों में विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति दी गई है। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा, दी गई है उसमें। ठीक है, उसके अलावा देखिए 65 क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति सूचकांक विगत 5 वर्षों में कभी नकारात्मक नहीं रहा है? ठीक है, तो हेडलाइन मुद्रास्फीति, कोर मुद्रास्फीति, खाद्य मुद्रास्फीति। तो इसमें से जो है कौन सा सही होगा? 1 2 2 3 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा हेडलाइन मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति। बाकी कोर मुद्रास्फीति क्या है? नकारात्मक भी रही है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा डेफिनेशन आप इसका पढ़ लीजिएगा तीनों को क्या क्या होता है ये। तो पीछे इसका जो है डेफिनेशन नहीं दिया गया है, तो इसका डेफिनेशन अलग से तो गूगल कर लीजिएगा या एक बार जो आपकी बेसिक बुक होगी उसमें बताया होगा वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए 66 क्वेश्चन क्या, भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल जो डिविडेंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शहरी क्षेत्रों में जो दूरसंचार घनत्व होता है, मतलब जो डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की, वो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में दोगुने से अधिक है। हो सकता है शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में जो टेलीफोन सदस्यता होती है, सब्सक्रिप्शन होता है, उसकी संख्या अधिक है। तो इसमें से कौन सा सही है? 1 2 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट बिल्कुल ठीक है, कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी पता चल जाएगा, पर दूसरा यहाँ पे क्या है? गलत है। ठीक है, तो क्योंकि शहरी क्षेत्रों की तुलना में जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें टेलीफोन सदस्यता की संख्या अधिक नहीं होती है। ठीक है, उनकी संख्या मतलब कम होती है। ठीक है, उसके अलावा देखिए 67। तो जो चिली जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, चिली या फिर मैड्रिड जो है, निम्नलिखित में से किसके मामले से संबंधित है? तो पहला है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, जैविक विविधता पर कन्वेंशन। ठीक है, तो इसको जो है वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र
फ्रेमवर्क कन्वेंशन से ये इसका संबंध है, ठीक है। उसके अलावा देखिए 68, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में प्रस्तावित हुई थी, उसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के संदर्भ में निम्नलिखित जो कथन है उनमें से कौन सा सही है। मतलब जो इसके द्वारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसके द्वारा जो प्रस्तावित किया गया था NRF, तो उसके रेस्पेक्ट में कौन सा सही है। यह जो है राज्य विश्वविद्यालय में अनुसंधान गतिविधियों का वित्त पोषण नहीं करती है। तो इन चारों स्टेटमेंट को पढ़िए एक बार, और इनमें से कौन सा सही है वो अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, यह विज्ञान के साथ साथ गैर विज्ञान विषयों में अनुसंधान परियोजनाओं का वित्त पोषण करता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए 69 क्या है, तो भारत के वस्त्र और जो परिधान उद्योग है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजन क्षेत्र है, हो सकता है। भारत वैश्विक स्तर पर वस्त्र और परिधान उत्पादों का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, ये भी हो सकता है। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा फर्स्ट बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। देख लेते हैं क्यों गलत है। तो कृषि के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजक जो है कथन एक हमारा इसके लिए सही है, ठीक है। मतलब जो वस्त्र का वो है रोजगार है वो कृषि के बाद दूसरे नंबर पे आता है। उसके अलावा देखिए जो अगली स्टेटमेंट थी वो गलत थी। तो क्यों गलत थी, क्योंकि भारत वस्त्र और परिधान उत्पादों का छठा सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। 6 नंबर पे आता है वस्त्र और परिधान में, ठीक है। उससे पहले कौन से देश है, चीन, जर्मनी, बांग्लादेश, वियतनाम और इटली, ठीक है। जो जिसमें से बांग्लादेश हमारा क्या है, पड़ोसी देश है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया था उसकी डेफिनेशन यहाँ पे नीचे दी गई है, ठीक है। हेडलाइन मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति की गणना के लिए प्रयुक्त बास्केट की सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करता है। कोर मुद्रास्फीति की गणना में हेडलाइन मुद्रास्फीति में से जो खाद्य और ईंधन होते हैं उन सामग्रियों के मूल्य में परिवर्तन को हटा दिया जाता है, ठीक है। चूँकि ईंधन और खाद्य सामग्री की कीमतों में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति होती है और इससे मुद्रास्फीति की गणना में अनिश्चितता उत्पन्न हो सकती है, इसलिए हेडलाइन मुद्रास्फीति की तुलना में कोर मुद्रास्फीति कम परिवर्तनशील होती है, ठीक है। विगत 5 वर्षों में मुद्रास्फीति सूचकांकों के रुझानों या प्रवृत्तियों को नीचे दर्शाया गया, यहाँ पे दर्शाया गया। तो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, जो खनन क्षेत्र है उसमें सुधार करने हेतु भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित पहलों में से कौन सी जो है प्रारंभ की गई है। तो पहला है परियोजना निगरानी इकाइयों की स्थापना करना, PMUs जो होते हैं। कैप्टिव और नॉन कैप्टिव खानों के बीच के अंतर को समाप्त करना, अन्वेषण और खनन के लिए अलग अलग लाइसेंस प्रदान करना, बॉक्साइट या कोयला खनिज ब्लॉकों की संयुक्त नीलामी करना। कौन सा सही है, 1 3 1 2 4 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्या है, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, थर्ड गलत है। क्यों गलत है देख लेते हैं। तो इसमें जो है अलग अलग लाइसेंस की बजाय संयुक्त लाइसेंस दोनों के लिए, मतलब एक ही लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन 71 क्या है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार भारत में कृषि ऋण के क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुल कृषि ऋण में दक्षिण क्षेत्र जो है उसकी सबसे अधिक हिस्सेदारी हो सकता है, ठीक है। हालांकि कॉमन सेंस लगाएंगे तो पता चल जाएगा आपको। कम कृषि योग्य क्षेत्र के कारण कृषि ऋण में उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है उसकी सबसे कम हिस्सेदारी। तो इसमें से कौन सा जो है सही है, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो दक्षिणी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट 40% जो कृषि है वो दक्षिणी क्षेत्र में की जाती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए 72 क्वेश्चन क्या है, तो यह RBI बाजार से तरलता को अवशोषित करने का निर्णय लेता है। यदि RBI जो है बाजार से जो तरलता है, पैसे की लिक्विडिटी है, उसको अवशोषित करने का निर्णय लेता है, तो यह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नहीं करेगा। रिवर्स रेपो जो RRR होती है उस दर में वृद्धि, ऐसा नहीं करेगा। नकद आरक्षित अनुपात में कमी, बाजार से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करेगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा उत्तर जो है सही होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 2 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो RRR है उसमें वृद्धि जो है नहीं करेगा, ठीक है। बाकी दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारी, ठीक है, मतलब 2 और 3 हमारी यहाँ पे सही होगी, पर रिवर्स रेपो में वृद्धि नहीं करेगा, ठीक है। जब बाज़ार में जो पैसा है उसको सोखना होता है, मतलब जब ज़्यादा हो जाता है पैसा तो उसको सोखने के लिए जो है जो RRR है उसमें उसको नहीं बढ़ाएगा, उसको कम कर देगा, ठीक है।
उसके अलावा 73 देखिए, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विगत 5 वर्षों के दौरान भारत में कोयले के उत्पादन में निरंतर गिरावट आई है। हो सकता है भारत विगत 5 वर्षों से कोयले का शुद्ध निर्यातक है। हो सकता है कौन सा सही है? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? दोनों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 74, निम्नलिखित में से 74 निम्नलिखित में से कौन सा इस तर्क का समर्थन करता है कि उच्च सार्वजनिक जो ऋण होता है उसका परिणाम निम्न समृद्धि होती है। मतलब अगर सार्वजनिक ऋण जो है वो उच्च है तो हमारी समृद्धि क्या होगी? निम्न होगी। तो सार्वजनिक ऋण का उच्च स्तर उपभोग को कम करता है। हो सकता है कॉमन जो सेंस है वो थोड़ा सा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा। इसके परिणाम स्वरूप निजी निवेश पर ह्रासकारी प्रभाव पड़ सकता है, ये भी हो सकता है। यह ब्याज दरों पर ऊर्ध्वगामी दबाव उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो इसमें से जो है कौन सा सही है? 1 2 2 3 1 3 1 2 3। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा यहाँ पे क्या है? तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए 75 क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन से भारत में हालिया कोविड लॉकडाउन के आर्थिक निहितार्थ रहे? सरकारी ऋण में वृद्धि। हो सकता है मुद्रास्फीति की दर में जो है कमी आई, व्यापार घाटे में वृद्धि हुई। कौन सा सही है? 1 2 2 3 1 3 1 2 3। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सरकारी ऋण में वृद्धि हुई, ठीक है, व्यापार घाटे में भी वृद्धि हुई, ये भी ठीक है, पर मुद्रास्फीति दर में कमी कैसे हो जाएगी? ठीक है, तो ये जो है गलत हो जाता है। मुद्रास्फीति दर में इससे इंक्रीमेंट हुई है। ठीक है, उसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा मिशन जो है मिशन अम्ब्रेला राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का भाग नहीं है? सबसे पहले चारों स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए और अपने मन से जो है आंसर होगा उसको देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? जैव विविधता और मानव कल्याण पर जो राष्ट्रीय मिशन था वो जो है इससे इसका भाग नहीं है। बाकी तीनों क्या है यहाँ पे? इसके भाग है। ठीक है, उसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 77, वर्ष 2021 के बजट में प्रस्तावित राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन NTLM, इसका उद्देश्य क्या था? तो आप चारों स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, उसमें से देखिए कौन सा जो है इसका वो था, उद्देश्य था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? शासन एवं नीति से संबंधित ज्ञान को भारत की प्रमुख भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध करवाना, ये इसका क्या था? मिशन उद्देश्य था। ठीक है, NTLM का। उसके अलावा 78 क्या था? मांग आघात या फिर डिमांड शॉक जो है इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? किसी वस्तु की मांग में अचानक और अस्थायी रूप से होने वाली जो वृद्धि या कमी हो वो मांग आघात कहलाती है। हो सकता है मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग आघात जो डिमांड शॉक है वो नहीं हो सकता। मतलब अगर जो मूल्य है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है तो उससे जो है डिमांड शॉक नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है कौन सा सही है? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है? दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी बिल्कुल सही है। उसके बाद जो बजट 2021 से 22 है उसमें केंद्र सरकार ने जो मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो प्रौद्योगिकी को प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई है, आपको चारों में से बताना है जो है कौन सा सही है। तो चारों स्टेटमेंट पढ़ के अपना आंसर दीजिए। तो इसमें से जो है जो सही आंसर है वो है Tier 1 और जो Tier 2 के शहर हैं उनमें बहुत कम लागत पर मेट्रो रेल प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए इसे प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, उसके बाद 80 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से समग्र शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य हैं? पूर्व जो विद्यालय होता है उससे लेके जो वो होता है स्कूल होता है, प्री स्कूल, उससे 12वीं कक्षा तक जो सातत्य के रूप में समग्र रूप से स्कूल शिक्षा को महत्व देना। हो सकता है स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, DST चैनल, इसके माध्यम से डिजिटल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी हो सकता है। उसके अलावा शिक्षकों को स्कूल प्रमुखों में क्षमता निर्माण करना। हो सकता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उन्नतीकरण जो है करना, ये भी हो सकता है। तो 1 2 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? और जो समग्र शिक्षा कार्यक्रम था उसके रेस्पेक्ट में ये चारों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा 81 क्वेश्चन क्या है? तो जो वित्तीय स्थिरता बोर्ड है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी करने वाला अंतर सरकारी निकाय है। हो सकता है FSB के निर्णय इसके सदस्यों के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं है, ये भी हो सकता है। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है, FSB की बात हो रही है। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो कौन सा सही है? 1 2 3 1 3 1 2 3 4 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट हमारी FSB के रेस्पेक्ट में
बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा मैं इसका जो है PDF क्या बोलते हैं अभी जो ग्रुप में जो है अभी सेंड कर दूंगा थोड़ी देर में वीडियो के साथ में ही, तो उसको देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन अगर आपको कहीं पे डाउट हो तो। उसके अलावा 82 क्या है, बजट 2021 से 22 में वित्त मंत्री ने जो मित्रा योजना थी उसकी घोषणा की, यह किससे संबंधित है? तो वीडियो पॉज करके चारों में से देखिए कौन सा जो है आंसर सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, कपड़ा क्षेत्रक से ये जो है संबंधित है। उसके अलावा 83 क्वेश्चन क्या है, 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए सकल जो GDP है, GSDP है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, उसके प्रतिशत के रूप में ऋण लेने की सीमा निर्धारित की, ठीक है, 15वें वित्त आयोग में। इस संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों को GSDP को बढ़ते हुए क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते हुए क्रम में मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये 4 वो ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, इनमें से देखिए कौन सा जो है सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा C, 4 3 2 1। पश्चिम बंगाल सबसे छोटा, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है, GSDP में सबसे बड़े पे आएगा। उसके अलावा 84 क्वेश्चन क्या है, खाद्य सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा जारी की जाने वाली जो खाद्य सब्सिडी है उसमें 2009 से 10 के बाद से लगातार गिरावट आ रही है, मतलब नीचे गिरता जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू होने के बाद से चावल और गेहूँ इसके केंद्रीय मूल्यों को संशोधित नहीं किया गया 2013 से, ठीक है। तो कौन सा इसमें सही है, 1 2 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट में क्या गलत है देख लेते हैं, आइए। तो देखिए 2010 से 11 से लेके 2020 से 21 के दौरान जो खाद्य सब्सिडी थी उस पर व्यय 63,844 करोड़ रुपए से बढ़कर कितना हो गया, 1,15,570 करोड़ रुपए हो गया है, ठीक है। इसलिए इसकी वजह से जो कथन एक है वो क्या हो जाता है, गलत है, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे सेकंड का भी एक्सप्लेनेशन दे रखा है। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की शुरुआत के बाद से जो लाभार्थी हैं उनके लिए गेहूँ और चावल के जो CIP हैं, गेहूँ के मामले में 200 रुपये प्रति क्विंटल और चावल के मामले में 300 रुपये प्रति क्विंटल उसको संशोधित नहीं किया गया, ठीक है। तो इसलिए कथन 2 भी हमारा क्या है, सही है। उसके बाद देखिए 84 के बाद 85 का क्या है, शहरी सहकारी जो बैंक है उनके विनियामकीय व्यवस्था में हाल ही में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो जो शहरी सरकारी बैंक है उनके समग्र प्राथमिकता क्षेत्रक जो ऋण है वो लक्ष्य 2024 तक समायोजित जो निवल बैंक ऋण है उसके 75% तक बढ़ा दिया जाएगा, हो सकता है। RBI को UCB के जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति और पद को चुनने के लिए अनुमोदन की शक्ति दी गई है, हो सकता है। UCB शेयर बाजार में इक्विटी जारी करके पूंजी जुटा सकते हैं, ये भी हो सकता है। कौन सा सही है, 1 2 1 2 3 1 3 1 2 3, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके जो है इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ठीक है। देखिए इसके अलावा देखिए आप जो प्रैक्टिस करते हैं वो अच्छे से जो है एटमॉस्फेयर में बैठ के लाइक एग्ज़ाम ही कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा आपके माइंड पे जो है इन्हीं टेस्ट पेपर से जो है प्रेशर पड़ेगा कहीं ना कहीं, और प्रेशर में आपको सोचने पे और जो आपका मतलब माइंड कैसे काम करता है आपको खुद ही एनालाइज होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से इन फ्यूचर मतलब जब आप प्रीलिम्स दोगे तो आपको जो रिस्क टेकिंग फैक्टर होगा वो आपका कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा इससे। तो कोशिश कीजिए कि इसके जो है अच्छे से आप आंसर दें और उनको कमेंट बॉक्स में भी लिखिए ताकि आपको याद रहे कि आपके लास्ट उसमें आपने मतलब कितना जो है स्कोर किया था। उसके अलावा देखिए 86 क्वेश्चन क्या है, तो राष्ट्रीय आवास जो बैंक है इन कथनों पर विचार कीजिए। वो RBI के पूर्ण स्वामित्व वाला सहायक बैंक है, हो सकता है। उसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट क्या है, NHB ने जो है भारत के 50 शहरों में आवासीय संपत्तियों के मूल्यों में उतार चढ़ाव पर नज़र रखने के लिए NHB जो रेजिडेक्स सूचकांक है उसको आरंभ किया है, हो सकता है। कौन सा सही है, 1 2 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट में देखते हैं क्या गलती है। तो ये RBI के अंदर जो है पूर्ण स्वामित्व वाला बैंक पहले था, पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक की संपूर्ण हिस्सेदारी खरीदे जाने के बाद से अब ये भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में क्या आता है, उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 87 क्या, निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है हेड काउंट अनुपात मतलब सिर को गिनने का सही वर्णन करता है। तो चारों जो है ऑप्शन आप पढ़ के अपना आंसर देखिए आप मतलब क्या आता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, यह निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जो जनसंख्या है उनका परसेंटेज बताता है, ठीक है। उसके बाद 88 देखिए, भारतीय रेलवे ने 2030 तक जो रेलवे प्रणाली है उसको भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने हेतु राष्ट्रीय रेल योजना की शुरुआत की है। राष्ट्रीय ये रेल जो योजना है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका पर्पज़ क्या है, 2030 तक माल ढुलाई में रेलवे की औसत हिस्सेदारी को बढ़ाकर
45% तक करना। हो सकता है इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय रेलवे को 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाना हो, ये भी हो सकता है। इस योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र की भूमिका केवल यात्री ट्रेन परिचालन तक ही सीमित रहेगी, ये भी हो सकता है। कौन सा उत्तर सही है, 1 2 1 2 2 3 1 2 3। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दूसरा गलत है। देख लेते हैं क्यों गलत है। सॉरी, यहाँ पे जो है पहला और दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, मतलब आंसर इसका बी है, पहला दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, तीसरा गलत है। तो तीसरा देखते हैं क्यों गलत है। तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या था कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो सिर्फ ट्रेन के परिचालक तक जो है सीमित रहेगी, पर सरकार रोलिंग स्टॉक के परिचालन और स्वामित्व, माल एवं यात्री टर्मिनल के विकास, ट्रैक्स अवसंरचना के विकास एवं संचालन आदि जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के जो साथ है वो भागीदारी करेगी यहाँ पे। ठीक है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है। उसके अलावा देखिए ऊपर का जो दो स्टेटमेंट थोड़ा सा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया। उसके अलावा देखते हैं 89 क्या दिया गया। तो 89 है, सरकार जो संयुक्त रूप से केंद्र और राज्यों द्वारा सामाजिक सेवा क्षेत्रक व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो संयुक्त रूप से जो कर रही केंद्र सरकार, तो पिछले 5 वर्षों के दौरान जो सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सामाजिक सेवाओं पर व्यय में निरंतरता वृद्धि होती रही है। ठीक है, तो हो सकता है पिछले 5 वर्षों के दौरान सामाजिक क्षेत्र पर कुल बजटीय व्यय में निरंतर वृद्धि हुई है। हो सकता है कुल सामाजिक सेवा क्षेत्रक व्यय में स्वास्थ्य क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है, ये भी हो सकता है। कौन सा सही है, 2 1 2 2 3 1 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी, 2 और 3 बिल्कुल सही है। फर्स्ट गलत है, देखते क्यों गलत है। क्योंकि जो सामाजिक क्षेत्र है उस पर सरकार मतलब दोनों का ही केंद्र राज्य द्वारा कुल बजटीय व्यय पिछले 5 वर्षों के दौरान जो है निरंतर बढ़ा है, जबकि जो जीडीपी है उसके प्रतिशत के रूप में सामाजिक सेवाओं पर व्यय में कोई निश्चित प्रवृत्ति जो है प्रदर्शित नहीं हुई है, मतलब वो निरंतर नहीं बढ़ा है, ऊपर नीचे होता रहा है। इसी वजह से कथन 1 सही नहीं है और कथन 2 क्या है, सही हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या देता है, जो जीडीपी है उसके रिस्पेक्ट में जो सामाजिक सेवाएं, ठीक है, तो जीडीपी यहाँ पे जो है निरंतर नहीं बढ़ा है, पर सरकार का व्यय जो है बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। 90 क्या है, भारत की ऋण स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से भारत ने कभी भी अपने ऋण में जो डिफ़ॉल्टेड होता है, व्यतिक्रम होता है, वो नहीं किया। डिफ़ॉल्ट करना मतलब एक तरह से जैसा होता है ना, किसी के पास मान लीजिए किसी के पास पैसा खत्म हो जाता है तो वो डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाता है, इस टाइप से। ठीक है, वर्तमान में भारत के पास निजी क्षेत्र सहित संपूर्ण ऋण आच्छादित करने के लिए पर्याप्त भंडार है। हो सकता है सही कौन सा, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके अलावा 91 देखिए, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाले जो विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 है वो प्रकाशित की गई है, तो वो किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी विगोरसली आते हैं, जैसे 2019 में आया था, 20 में नहीं आया ऐसा क्वेश्चन, 19 में आया था। तो जो है वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा। ठीक है, उसके अलावा देखिए 92 क्या है, समय उपयोग सर्वेक्षण जो है 2019, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, वैतनिक और अवैतनिक जो गतिविधियाँ उसमें पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी को मापना। हो सकता है इसके अनुसार महिलाएं जो है अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अनुपातहीन रूप से अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्य करने वाली सेवाओं पर कम समय देती हैं, ये भी हो सकता है। वह सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा संचालित किया जाता है, ये भी हो सकता है। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए, 1 2 2 1 3 1 2 3। ठीक है, तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो वो क्या है, सी, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है यहाँ पे हमारा, और फर्स्ट और थर्ड जो है गलत है। तो देख लेते हैं क्यों गलत है। सॉरी, यहाँ पे जो है थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, मतलब फर्स्ट और थर्ड हमारा ठीक है, एनएसओ द्वारा संचालित किया जाता है, और इसका उद्देश्य क्या है, अवैतनिक और वैतनिक जो पुरुष महिला हैं उनकी भागीदारी को मापना। पर यहाँ पे जो सेकंड है उसमें क्या है, अपने जो समकक्ष तुलना में अनुपातहीन रूप से अवैतनिक घरेलू और देखभाल करने वाली सेवाओं पर जो है कम नहीं ज़्यादा ध्यान देती है। ठीक है, मतलब एक तो जैसे कि आप जैसे खेती वगैरह करते तो आप लेडीज़ का काम क्या होता है, वहाँ पे घरेलू देखभाल करना, उसके अलावा जो उनके जो मेल मतलब वो होते हैं जो काम करते हैं खेतों में, उनकी हेल्प भी करती है वो कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो उन पर जो है वो ज़्यादा समय देती है। उसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 93। तो जो
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अंतर्गत औषधियों के विनिमय के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय नियामकीय प्राधिकरण है। हो सकता है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। हो सकता है कौन सा सही है, 1 2 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, उसके अलावा 94 देखिए, भारत में ट्रेड लॉजिस्टिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पतन भारत में मात्रा अनुसार लगभग 90% और मूल्यानुसार लगभग 70% निर्यात आयात कार्गो को संभालते हैं। हो सकता है। उसके अलावा सेकंड क्या है, पिछले 5 वर्षों में भारत में जहाज़ों के औसत परिवर्तन काल में वृद्धि हुई है। ये भी हो सकता है। कौन सा सही है, 1 2 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। और सेकंड में कुछ कमी है, उसको देख लेते हैं क्या कमी है। तो सेकंड में देखिए, यह सभी प्रमुख पतनों पर जहाज़ों के परिवर्तन काल में गिरावट आई है। मतलब जो चेंज होता है उनके परिवर्तन काल में गिरावट आई है। वर्तमान में परिवर्तन काल कोचीन पतन पर सबसे कम और मरगांव पतन पर सबसे ज़्यादा देखा गया है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन जो UNCTAD है उसके नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व स्तर पर जहाज़ों का औसत परिवर्तन काल 0.97 दिन है। इसलिए कथन 2 हमारे यहाँ पे सही नहीं है। उसके बाद देखिए 95 क्या, भारत में कौशल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 50% से अधिक कार्यबल को अनौपचारिक स्रोतों से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। हो सकता है कृषि क्षेत्र 42.5% कार्यबल के साथ सबसे बड़ा नियुक्त है। ये भी हो सकता है। स्वरोजगार भारत में कार्यबल के लिए रोजगार का प्रमुख स्रोत है। हो सकता है। कौन सा सही है, 1 1 2 2 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते क्या गलती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो देखें तो वो 50% से अधिक नहीं, वो 89% से अधिक कार्यबल ने अनौपचारिक स्रोतों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यद्यपि कुशल लोगों के अनुपात में सुधार है, परंतु कौशल प्राप्ति का स्तर अभी भी निम्न बना हुआ है। 15 से 59 वर्ष के आयु के वर्ग में से केवल 2.54% जो कार्यबल है उसने अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्या है। तो 2021 से जो 22 का बजट है उसमें केंद्र सरकार द्वारा कुछ उत्पादों के आयात पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर जो है AIDC प्रस्तावित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद इस जो उपकर है उससे छूट प्राप्त है। सेब, मादक पेय, सोना चांदी। कौन सा सही है, 1 2 2 3 उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, तीनों ही स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे क्या है, गलत हो जाती। ठीक है, तो सही उत्तर देखते क्या है। तो देखिए वहाँ पे लिखा हुआ था कि कौन से उत्पादों पर जो छूट है वो प्राप्त है। ठीक है, मतलब जो सेस है वो प्राप्त है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जिन पर जो है सेस प्राप्त नहीं है, जैसे कि सोना चांदी उत्पादों के आयात पर जो है लगाए जाने वाले इस पर कर है। इन सब पे अपरिष्कृत पाम तेल, अपरिष्कृत सोयाबीन तेल और अपरिष्कृत सूरजमुखी, सेब, कोयला, लिग्नाइट, पीट, निर्वरक जो यूरिया होता है उर्वरक, मटर, काबुली चना। ठीक है, ये सब जो है इन पर जो है सेस लगाया जाता है। उसके अलावा नीचे भी दे रखे हैं चना, मसूर, कपास, इन सब पर भी जो है लगाया जाता है। पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर का AIDC लगाया जाता है। इसलिए हमारा डी आंसर क्या था, बिल्कुल सही था। उसके अलावा देखिए 97 का, वर्ष 2019 से 20 के दौरान सेवा क्षेत्र में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अवधि के दौरान सेवा क्षेत्र में भारत का व्यापार अधिशेष रहा। ये पहले भी आया था। हो सकता है कुल सेवाओं के निर्यात में सॉफ्टवेयर निर्यात को जो है हिस्सेदारी सबसे अधिक थी। हो सकता है। कौन सा सही है, 1 2 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो ये ऊपर भी क्वेश्चन आया था। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 98, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। हो सकता है। स्वर्ण विदेशी मुद्रा भारत का सबसे बड़ा घटक है। हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत ऋण विलेखों में विदेशी मुद्रा भंडार का निवेश करने में से RBI को वर्जित किया गया, मतलब हटा दिया गया, ऐसा हो सकता है। तो इसमें से कौन सा जो है सही नहीं है, 1 2 3 1 3 1 2 3। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी हमारा सही है। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही नहीं है। ठीक है, तो सही नहीं है तो इसको अपोजिट कर लीजिएगा तीनों को, तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे RBI को हटाया जा सकता है कहीं पे। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा, चलिए इसको पीछे दिखा देते हैं एक बार। तो भारत क्या है, 5वां, इन 4 देशों के बाद जो है 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। ठीक है,
उसके अलावा देखिए जो विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ हैं, जिसके बाद सोना और विशेष आहरण जो है इनका स्थान है, ठीक है। इसलिए कथन 2 भी यहाँ पे गलत हो जाता है। उसके अलावा जो है कथन 3 की बात करें हम, तो कथन 3 को तो वैसे ही आरबीआई को वर्जित कर दे तो वहाँ पे वो गलत हो जाता है, आरबीआई को जो है इंक्लूड करेगा वहाँ पे। उसके बाद देखिए 99 क्या है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं ने लाइन से ऊपर राजकोषीय नीति उपायों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया, जिसकी पूरी लागत राजकोषीय घाटे और सरकारी ऋण में परिलक्षित होती है। निम्नलिखित में से कौन से जो है लाइन से ऊपर राजकोषीय उपाय हैं? तो बेरोजगारी लाभ पर व्यय हो सकता है, कर राहत उपाय, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष ऋण सुविधा हो सकता है। तो इनमें से कौन सा जो है सही उत्तर है? तो 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 1 और 2 दोनों यहाँ पे जो है जो लाइन से ऊपर है उस राजकोषीय उपाय को संदर्भित करते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, कृषि अवसंरचना निधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य क्या है? फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषित सुविधा प्रदान करना। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। कौन सा सही है? 1 2 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो यहाँ पे हमारी जो सही आंसर वो क्या है? उद्देश्य बिल्कुल सही है, फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना के लिए मध्यम से दीर्घकालिक जो है ऋण वित्त पोषण सुविधा प्रदान करना, ठीक है। और उसके अलावा प्रायोजित किसके द्वारा ये? तो ये कुछ स्टेटमेंट में ही जो है गड़बड़ दे रखी है, ठीक है। उसके बाद इसका योजना वर्ष यहाँ पे जो है सेकंड स्टेटमेंट में होगा 20-21 से लेकर 29 से 30 तक है ये योजना, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। तो बस अभी तक के लिए इतना ही। उसके अलावा देखिए अगर आपको लेक्चर पसंद आता तो आप जो है वीडियो लाइक कर सकते हैं और मैसेज में बता सकते हैं आपका स्कोर क्या रहा है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा अगर मोटिवेशन मिलेगा तो नेक्स्ट जो है 29 और 30, ठीक है, ये मुझे जल्दी से जल्दी कराने पड़ेंगे क्योंकि लास्ट के जो है मैंने शुरू के कुछ हाफ पार्ट बना रखे हैं, उनको भी मैं कंप्लीट करूँगा। पर पहले मुझे लास्ट के जो कंप्लीट टेस्ट है ना उनको कंप्लीट करना है, ठीक है, ताकि जो हमारे जो मिक्स में मतलब 2-3 टेस्ट पेपर अच्छे से कर लेंगे हम, मतलब 25 से लेकर और 35 तक के जो हैं वो अच्छे से करने हैं, ठीक है। उनमें जो है मिक्स आएगा तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो उससे काफ़ी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। उसके अलावा जो 9 अगस्त का है वो भी मैं अपलोड कर दूँगा जो है मॉर्निंग में, मतलब 12-1 बजे तक के आसपास कर दूँगा मैं। तो उसके अलावा देखते हैं फिर अपडेटेड मटेरियल के लिए जब टाइम मिलेगा तब उसको अपलोड करूँगा। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। ओके, हैव अ गुड डे।